रेडियो मधुबन 90.4 एफएम पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज की इस विशेष पेशकश मन की आंखों से इस कार्यक्रम में। और मन की आंखों से जब भी हम नाम सुनते हैं तो हम वो चीजों को खोजने की कोशिश करते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं जो हम इस दुनिया में रहते हुए इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन इस दुनिया में इन आंखों के बगैर भी हम जीते हैं और जी सकते हैं। ऐसे साबित करने वाले बहुत सारे लोगों के हमने अनुभव सुनते आए हैं और आज भी एक ऐसे ही अनुभव को हम सुनने जा रहे हैं और वह अपने जीवन के अनुभव को शेयर करके हमारी मन की आंखों को खोलने की जो कोशिश कर रहे हैं। आप है कैलाश भगत जी। आप पंजाब नेशनल बैंक में एज ए मैनेजर काम कर रहे हैं पटना बिहार में। तो चलिए बातचीत करते हैं। और सबसे पहले कैलाश जी, आपको रेडियो मधुबन में और मन की आंखों से इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम, आपने हमको अपनी बात रखने का मौका दिया, इसके लिए रेडियो मधुबन का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी, रेडियो मधुबन भी शुक्रगुजार है आपका कि आपने समय लिया और आपके अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ साझा करने के लिए आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जी, तो कैलाश जी, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब हम बैंक मैनेजर ये पोस्ट सुनते हैं या बैंक के नाम आता है तो उसमें बहुत ही सूक्ष्मता की बातें होते हैं, क्योंकि एक पैसे का भी इधर उधर का हेरा फेरी नहीं हो सकता है, चाहे वो कोई भी पोस्ट हो। उसमें बहुत ही महीन बातें होते हैं और कभी गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। ऐसे में फिर आप कैसे ये सभी काम कर लेते हैं? देखिए मैम, हम जब काम करते हैं तो हम लोग के लिए भी बैंक ने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने भी कुछ गाइडलाइन बनाई हुई है कि आप किस सेक्टर में किस सीट पे वर्क कर सकते हैं, प्रॉपर कर सकते हैं। और बैंक में कोई भी काम आपके लिए समझिए रिस्क है। चाहे आप पासबुक भी प्रिंट कर रहे हैं, वो भी आपके लिए रिस्क है कि आप किसी का पासबुक किसी को न दे दें। तो इसीलिए आजकल जो टेक्निक हम लोग को बहुत हेल्प कर रही है। और हम अपने जो कलीग है उससे भी कई बार इसको डबल वेरीफाई करते हैं किसी भी चीज को। मान लीजिए मैं किसी कस्टमर को कोई सर्विस देता हूँ, किसी को कुछ स्टेटमेंट भी चाहिए होता, तो मैं उससे किसी ऑफिसर से सिग्नेचर दिखवाता हूँ, फिर मैं डबल क्रॉसिंग भी करवा देता हूँ कि ये इन्हीं का है ना, तब मैं जाके काम करता हूँ। रिस्क तो है लेकिन काम तो करना ही है और कुछ नहीं। जी, तो सर जैसे ये डबल वेरीफाई कराना और काम करना और ये करने की जो जज्बा रखना, आप कैसे इस जज्बे को अपने अंदर लेके आते हैं? मैम एक्चुअली जब मेरी पंजाब नेशनल बैंक में जब ज्वाइनिंग हुई, मैं दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर सेंट्रल स्टाफ कॉलेज में मुझे ट्रेनिंग के लिए मुझे पहली बार बुलाया गया। वहाँ पे हमारे डीजीएम हुआ करते थे एसआर जैदी। उन्होंने बहुत हम लोग को प्रेरित किया कि ऐसा नहीं है, आप लोग को जो पहले हम लोग बहुत घबराए कि क्या काम कर पाएंगे बैंक में, कोई ऑफिसर का क्या काम होता है, हम ऐसी सबसे पूछते रहते थे। तो हमारे डीजीएम साहब ने बोला देखिए बैंक ने जब आप लोग को दिया है तो आप लोग से काम भी लेगा। तो उन्होंने भी जो अच्छे क्षेत्र में विजुअली इम्पेयर्ड उनके बैंक में काम कर रहे हैं, उनसे बुला के मोटिवेशनल और ट्रेनिंग दिलवाया और किस तरह से वो काम कर रहे हैं उन लोग से मिलवाया। फिर इससे हम लोग भी प्रेरित हुए। और जैसे मुझे ब्रांच मिला, शुरू में तो मुझे ब्रांच मिला जहाँ नॉर्मल कस्टमर रूटीन नहीं था, केवल लोन होता था। वहाँ पे थोड़ा मेरे साथ लोगों ने शुरू में नॉलेज नहीं था कुछ, तो लोग हमारे साथ मिसबिहेव भी करने का प्रयास किए जी, कुछ नहीं कर रहा। तो फिर धीरे धीरे हम अपने आप को मजबूत किए, अपन साथियों से पूछ के जो पहले से विजुअल इम्पेयर्ड कर रहे हैं। तो फिर इसी तरह से धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता गया। फिर हमको अच्छे साथी मिलते गए, जहाँ युवा लोग मिले तो बहुत मदद भी किए हमको। तो इससे हमारे अंदर प्रेरणा आई और हम अब काम करते हैं एकदम बेधड़क हो के। अब हम कस्टमर भी हमारी प्रशंसा करते हैं और हमारे साथ में रहने वाले भी कलीग अब हमको मानते हैं कि हाँ आप लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं। जी सर, मतलब अवसर मिलना चाहिए मैम। ये नहीं कि कोई काम कर नहीं सकता है, किसी भी मान लीजिए आप भिखारी को भी अवसर दीजिएगा तो वो भी काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है जी। उचित अवसर मिलना चाहिए सबको। सही बात है। तो जैसे कहा आपने कैलाश जी कि दिल्ली में जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो सभी लोग आपको अंडर एस्टिमेट करते थे ट्रेनिंग देने में, सभी चीजों में। तो कैसे आप उनको समझाते थे कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या काबिलियत है, और आपने उनकी जो
अंधश्रद्धा है या फिर उन्होंने जो पहले से बनाए रखा हुआ धारणा है उसको आपने कैसे तोड़ा है? नहीं, दिल्ली में हमारे साथ कुछ नहीं है। दिल्ली में तो जब हम ट्रेनिंग किए तो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेव हुआ। जो वहाँ के ट्रेनिंग पूरी फैकल्टी थी और बहुत अच्छी। जब हम ऑन जॉब ट्रेनिंग पे ब्रांच में जाया करते थे जी। तो वो लोग को लगता था ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे, बस मैं आई हेल्प यू काउंटर पे बैठे रहेंगे बस और सैलरी लेके जाएंगे। जब मुझे ट्रेनिंग के बाद अपना पूरा प्रॉपर ब्रांच मिल गया, जी। क्योंकि एक्चुअली ट्रेनिंग के समय हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिल पाती। जो सॉफ्टवेयर होता है, जिसकी सॉफ्टवेयर वो मिल नहीं पाता, इसलिए हम लोग ट्रेनिंग पे वो चीज कर नहीं पाते हैं। और हमारे ट्रेनिंग हेड भी कहते थे नहीं, आप लोग को सिस्टम चुने का ट्रेनिंग में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 100 में से एक भी बेईमान हो गया तो आपके साथ कोई भी चीटिंग हो सकता है बैंक में। इसीलिए और जब हमको अपना ब्रांच मिला तो हमने अच्छा वहाँ परफॉर्मेंस किया, तब बस लोग माने इस बात को कि हाँ अभी काम कर सकते हैं। जी। तो कभी ऐसी चैलेंजेस आई या फिर कुछ मिस्टेक्स हुआ, फिर आपको उसको बहुत मेहनत से संभालना पड़ा? नहीं, ऐसा तो अभी तक कोई मिस्टेक नहीं। ऐसा मैं चैलेंजिंग सीट पे, जैसे जो फाइनेंशियल सीट पे कभी काम किया नहीं हूँ अभी तक, तो ऐसा कभी मुझे ऐसा फेस नहीं आया कि मुझे ऐसा कोई गलती हुआ हो। जी, बहुत अच्छी बात है कैलाश जी। हम आपकी अगर दृष्टिबाधिता के बारे में बातचीत करें तो ये कब और कैसे शुरू हुआ, आपकी रोशनी कैसे चली गई? मैं कहा जाता है कि मैं बाय बर्थ ही जन्म से ही दृष्टिबाधित हूँ। जब मैं शायद 2 या 3 साल का था तो मेरी दादी तेल बचपन में जो लगाया जाता बच्चों का, तो जब देखे कि आंख इसका नजर कभी रुकता नहीं है, फिर बाद में वो लोग देखे जैसे और बच्चों की तरह मैं बिहेव नहीं कर रहा हूँ, तो उनको पता चला कि मेरे साथ प्रॉब्लम है। तो फिर उन्होंने डॉक्टर वगैरह से भी दिखाया, उपचार कराया अपने स्तर पे, तो पता चला कि हाँ मैं 100% दृष्टिबाधित हूँ। जी। उसके बाद मेरे फादर इलिटरेट होते हुए भी अपने तरफ से बहुत कोशिश किए, विद्यालय वगैरह पता करते रहे। फिर यहाँ पे बहुत जगह गए, दरभंगा गए, पटना गए। वहाँ यही कहा जाता था 9 साल का हो जाएगा तभी हम दाखिला ले सकते हैं, तब तक नहीं ले सकते हैं। फिर मेरे पापा का एक्चुअली पान का दुकान हुआ करता था मुजफ्फरपुर में, मारीपुर में। तो गांव में मेरे पापा मुझे रखते नहीं थे, अपने साथ ही रखते थे, क्योंकि मम्मी को कोई बोल दिया कि अंधा है, ये है। गांव में जैसे हम लोग के बिहार में अंधरा है, ये है, वो है, बोल दिए, तो इसलिए मम्मी लड़ने, इसलिए पापा हमको अपने साथ ही रखते थे। जी। तो वहीं पे वो हमारे यहाँ डॉक्टर संगीता अग्रवाल हैं जी, जो उन्होंने दिल्ली से पढ़ाई की थी, बहुत अमीर घर से थी, दृष्टिबाधित थी। तो उन्होंने एक विद्यालय खोला था मुजफ्फरपुर में ही, शुभम नाम से। तो वहीं का एक बंदा आया तो हमको बताया कि ऐसे ऐसे स्कूल है, तब हम वहाँ पे उस विद्यालय में गए। तो वहीं से मेरी प्रारंभिक शिक्षा, मैं ब्रेल सीखना एक तरह से मुजफ्फरपुर से ही सीखा हूँ जी। उसके बाद मैं 3rd क्लास पास करने के बाद मुझे ये लगा कि दिल्ली में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, तो मैं दिल्ली आ गया। लेकिन मुझे लगता है मुझे दिल्ली आना शायद मेरे लिए थोड़ा गलत ही हुआ। अच्छा, ऐसा क्यों? देखिए, मैं दृष्टिबाधित के क्षेत्र में काम तो करने को बहुत लोग कर रहे हैं जी, लेकिन जो सही वर्क होना चाहिए वो नहीं। जिस विद्यालय से हम पढ़े, एक तरह से वो विद्यालय का मेन मकसद था बस डोनेशन आना, यही एक मकसद था। लेकिन हम लोग को इतना नॉलेज नहीं था, हमारे पापा भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसीलिए हम अच्छे स्कूल में दाखिला नहीं ले सके जी। नहीं तो शायद आज हमारा कुछ और भी भविष्य, जैसा मुझे लगता है जितना मैं बचपन में पढ़ने में अच्छा था, शायद आज मैं कहीं और भी हो सकता था जी। जैसे आप कह रहे थे कि पिताजी आपके पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनको कैसे पता चला कि आपको ये स्कूल में ज्वाइन करना है और आप पढ़ सकते हैं? वो एक्चुअली उनके पास जब हम, एक्चुअली मेरे पापा ये थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक लॉज में रहते थे मुजफ्फरपुर में। तो वहाँ पे स्टूडेंट और पढ़े लिखे ही लोग रहते थे ज्यादातर, और जो उनका दुकान था उसमें पढ़े लिखे लोग, वकील वगैरह आते थे। तो उनको एक वकील थे, उन्होंने कहा कि आप, उनका नाम लेके श्यामलाल जी, आप इनका सपोर्ट कीजिए, आज ये आप पे निर्भर है, कभी आप इस पे निर्भर होइएगा। तभी से उनको प्रेरणा मिली। तो धीरे धीरे इधर उधर पता किए, इनके लिए पढ़ने के लिए स्कूल होता है कि नहीं होता, तो पता किए। तो उनको पटना में पता चला, दरभंगा में जो ब्लाइंड स्कूल है बिहार गवर्नमेंट का, ऐसा पता किए। तो लेकिन वो
एज रिस्ट्रिक्शन था वहाँ पे, तो वहाँ पे ऐसे ही वेट करते रहे। तब तक हमको मुजफ्फरपुर में ही शुभम स्कूल के बारे में पता चल गया, था हम वहाँ जाके एडमिशन ले लिए। रोज हमारे फादर जाते थे वहाँ, छोड़ के आते थे, रोज ले आते थे। कैलाश जी, जैसे आपने ये शुभम स्कूल में पढ़ाई किया, वहाँ पे ब्रेल भी सीखा आपने, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता था कि मुझे बाकी बच्चों की तरह फिर वही स्कूल में जाना है जैसे नॉर्मल स्कूल में सभी बच्चे जाते हैं, उनके साथ ही मैं पढ़ाई करूं? देखिए, एक्चुअली मैं ब्लाइंड स्कूल में जाने से पहले अपने भाई बहन के साथ नॉर्मल गांव के ही स्कूल में जाया करता था। तो मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि हमको उस स्कूल में जाना चाहिए शुरू में। लेकिन जब मैं 5th-6th क्लास में दिल्ली में आया, तब मुझे लगा कि हम लोग नॉर्मल स्कूल में ही पढ़ना चाहिए। और इस बात को बाद में भी रियलाइज हुआ, हम 9th क्लास से नॉर्मल स्कूल में ही पढ़े हुए हैं। तो जब नॉर्मल स्कूल पढ़े तो हमको लगता शुरू से ही पढ़ते और एक ब्रेल का स्पेशल ट्रेनिंग होता तो शायद हम लोग का और अच्छा डेवलप हो सकता। बहुत अच्छी बात है। आपकी माताजी क्या करते हैं? माताजी बस वही हाउसवाइफ है, घर का ही काम। तो जब आप दृष्टिबाधित है, आपकी रोशनी नहीं है, जब ये पता चला, तो फिर आपकी भाई बहनों का, घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? देखिए, माँ बाप का तो कोई मेरे साथ कभी मिसबिहेव नहीं हुआ, भाई बहन में भी कभी मिसबिहेव नहीं हुआ। लेकिन जैसे कई बार रिलेशनशिप के लोग आते थे, जैसे छोटे भाई का तबीयत खराब वगैरह हो जाता था, लोग यही कहते थे यही देखने वाला है छोटे भाई को लेकर कि इसी को कुछ हुआ तो क्या होगा। तब हम इस बात को आज रियलाइज करते हैं, लोग हम लोग के बारे में कैसा सोचते थे जी। लेकिन उनकी भी गलती नहीं है मैम ये सोचने में, क्योंकि हमारे देश में दृष्टिबाधित या कोई भी डिसेबल अवेयरनेस नहीं है जी। जैसे हर कार्यक्रम के बारे में टीवी, रेडियो, दूरदर्शन पे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इस तरह से भारत सरकार या राज्य सरकार को भी कार्यक्रम चलाना चाहिए अवेयरनेस होगा। और एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बुकों में भी इस बात को चैप्टर में लगाना चाहिए, तभी अवेयरनेस आ पाएगी जी। इसीलिए रेडियो मधुबन ने ये कार्यक्रम शुरू किया ताकि ये एक ब्रिज बने, जो दृष्टिबाधित है और ये दृष्टिवान है वो एक दूसरे को समझे और एक दूसरे की काबिलियत को समझे और साथ में समाज में साथ में चलने की कोशिश करें। जैसे तो, हम कोई भी एक बार जैसे हम लोग बैंक ज्वाइन किए जी, ठीक है, जिस ब्रांच में हमको भेज दिया गया पटना में, जब हम फर्स्ट पोस्टिंग आए, ठीक है, हमारे जो डीजीएम सर्किल हेड थे पटना के बहुत अच्छे थे, उनको पता था कि जो सॉफ्टवेयर होता है, तो उन्होंने शुरू में ही हेड ऑफिस में बात कर ली कि भाई इनके लिए जॉब सॉफ्टवेयर परचेज करना है। लेकिन कई जगह ये है विजुअल इम्पेयर्ड जाते हैं, उनको पता ही नहीं है क्या करना है नहीं करना है, मैनेजर को, ब्रांच हेड को। तो ये सब के लिए पहले से ही अवेयरनेस चलाया जाए तो हमको लगता है लोग का भी नजरिया चेंज होगा जी। और हम रिजर्वेशन से चल जाते हैं तो लोगों को लगता है कि रिजर्वेशन से आ गया है, लेकिन आज भी आप जाइए एसटी एससी को कितना रिजर्वेशन मिल रहा है आप देख रहे हैं, सब देख रहा है। जिनके पास सब कुछ पढ़ लिख सब समान रूप से सकते हैं तो भी उनको रिजर्वेशन मिल रहा है जी। आपको क्या लगता है कि जो विकलांगों के लिए रिजर्वेशन बनाया हुआ है ये सही है या गलत है? देखिए, मुझे तो लगता है मैं भी रिजर्वेशन का थोड़ा विरोध करता था जब उतना ये नहीं था, लेकिन मुझे लगता है रिजर्वेशन कम से कम डिसेबल के लिए तो होना ही चाहिए रिजर्वेशन, क्योंकि अगर रिजर्वेशन नहीं हुआ तो कोई भी लेगा नहीं डिसेबल को। आज भी हमारे देश में बहुत से फर्जी डिसेबिलिटी का बहुत प्रचलन है, जो फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा के लग रहे हैं, गवर्नमेंट का भी पूरा हो जाता है, टारगेट पूरा हो गया कि हम डिसेबल को ले लिए जी, और नकली डिसेबल वालों को भी सब सुविधा मिल जा रही है। लेकिन जब ऐसे नकली लगा करके ज्वाइन होते हैं, क्या उनका फिजिकल इंस्पेक्शन के बाद ही तो सर्टिफिकेट देते हैं ना? मैम देखिए, बहुत से आप राज्यों में चल जाइएगा, पैसा देके मैल प्रैक्टिस बहुत है, आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ तो बस आप 40% बनवा लीजिए, 40% अब आप बस लिखा गया, बस आपको सारी फैसिलिटीज वही मिलनी है जो डिसेबल को 100% वालों को मिल रही, आपको भी होम पोस्टिंग मिलेगी, जो डिसेबल को सुविधा मिल रही वो भी आपको मिलनी है। मैं देखा हूँ मैम, जो गाड़ी चला रहे हैं सब कुछ नॉर्मल से 4 व्हीलर चला रहे हैं, 2 व्हीलर चला रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड कैटेगरी में है। अच्छा। ओहो।
और ऐसा केवल मेडिकल वेरिफिकेशन बढ़िया तो केवल यूपीएससी वगैरह में ही हो पाता है जी। और कहीं नहीं होता। बस जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लिया उसी पर उनका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो क्या कभी हायर अथॉरिटीज की इंस्पेक्शन वगैरह नहीं होती, या होते तो पता नहीं चलता है कि ये नहीं डिसेबिलिटी मैम, ये सब कैटेगरी में सेक्टर में कोई इंस्पेक्शन, क्योंकि जो आपको भी चाहिए कि ठीक है एक हमको बढ़िया काम करने वाला चाहिए जो 100% काम भी कर दे हमको और डिसेबिलिटी का कोटा भी पूरा हो जाए। तो मैनेजमेंट को भी इतनी दिलचस्पी नहीं रहती है इस बात में, इसीलिए ऐसे जी। चल रहा है। हम जिस विद्यालय से ब्लाइंड स्कूल से पढ़े हुए हैं जी। उस विद्यालय में कितने लोग ऐसे थे जो गरीबी के चलते केवल ब्लाइंड स्कूल में आ गए थे, जबकि उनके पास लगभग विजन पूरा था। अच्छा, ओके जी। इसीलिए बहुत कुछ करना का जरूरत है। जो दृष्टिबाधित लोग के संगठन लोग हैं वो भी शायद उतना अवेयर नहीं है, चाहे उनकी भी कुछ मजबूरियां हो। हम लोग तो क्या ही कर सकते हैं, बस चर्चाएं कर सकते हैं। तो सर आपकी कुछ उपलब्धियां या कुछ ऐसी रही जो इतने साल की आप जो काम कर रहे हैं, आपको कभी कुछ अवार्ड मिला या फिर कुछ ऐसी अचीवमेंट रही? नहीं मैम, ऐसा कोई उपलब्धि नहीं है अभी तक ना मुझे अवार्ड मिला है। बस मुझे अपने डीजीएम से एक बार प्रशंसा मिला, मतलब डायरेक्ट मुझे नहीं मिला, हमारे चीफ मैनेजर को मिला। जब हमने जो काम किया था, एक टारगेट पूरा हो गया था, डिजिटल प्रोग्राम चल रहा था, डिजिटल वीक चल रहा था उस समय, तो सभी लोग को नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करना मैंडेटरी था। तो उस समय सबसे अच्छा ब्रांच हमारा परफॉर्मेंस किया था, जिसमें हम ही ने किया था। उस समय हमको एक प्रशस्ति पत्र मिला। जी, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए मिला है। यस यस मैम। जो आप बचपन से ये सभी चीजों को देखते हुए आ रहे हैं, जो इतनी नाइंसाफी हो रही है आपकी फील्ड में, कभी आपको लगता है कि इन सभी को कुछ सबक सिखाना चाहिए, या फिर ये सब गलत हो रहा है तो इसको सरकार के सामने लेके जाए? देखिए मैम, सोचते तो बहुत है जी, लेकिन किसी न किसी न पूरा नहीं कर पाते। इसके लिए आपके पास जरूरत है कम से कम एक, आपके पास वकील वगैरह का एक पैनल होना चाहिए जो बढ़िया आपके साथ काम कर सके। और जब भी आप कुछ मैटर लेके जाते हैं आपको उस चीज को प्रूफ करना पड़ेगा। जी। प्रूफ करना बहुत, इसके लिए आपके पास पैसा भी चाहिए कि आप पूरी तरह से प्रूफ कर सके, तभी आप कुछ कर पाइएगा। और समाज से भी आपको सपोर्ट चाहिए। जी। इसके लिए कोई अकेले नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे हमारे एनजीओ हैं, अगर वो आगे बढ़े और फील्ड से वो लोग कुछ अपडेट लें कि कहाँ क्या है कैसे है, फिर मेडिकल बोर्ड टाइप का बैठाया जाए एक अलग से, तब जाके इसमें कुछ हो सकता है। जी। नहीं तो ये तो बहुत मुश्किल काम है। अब मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पंजाब नेशनल बैंक में ज्वाइन किया था, हाँ जी, तो मुझे बाद में पता चला कि ये लोग भी डिसेबल है। कुछ लोग, एक हमारे साथी थे जिनका केवल 2 उंगली में कुछ प्रॉब्लम था। हाँ। तो वो भी बताइए ऑर्थो हैंडीकैप कैटेगरी में। अच्छा। आप बताइए, पंजाब बैंक में ये है कि अगर आपका प्रमोशन होगा तो लगभग आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना ही है जी। लेकिन उनको सुविधा मिले, प्रमोशन हुए, अपना लोकल क्षेत्र में ही अभी तक बने हुए हैं जी। टैक्स में भी आपको छूट मिला। और मेन बात है, जब IBPS का एग्जाम मिलता है तो डिसेबल को एक तरह से ठीक ठाक ये मेरिट में छूट मिल जाता है। जब मैं ज्वाइन किया था तो समझ लीजिए जो क्या बोलते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड थे, उनको केवल 200 में से केवल 26 मार्क्स लाना था। ब्लाइंड से भी ज्यादा छूट हियरिंग इम्पेयर्ड को मिलती है। इसीलिए लोग थोड़ा गए कान में प्रॉब्लम है जी, बना लिए सर्टिफिकेट। बिहार यूपी में ये सब बहुत आसानी से बन जाता है जी। आप एक चीज मान लीजिए, जैसे हम आपके साथ एक समाज में हैं, ठीक? दृष्टिवादी के साथ एक क्या प्रॉब्लम होता है, हमने जो आम लोगों पे ऑफिसर्स में फेस किया है और अभी भी करते रहे, हमारे पास फीडबैक भी आते हैं जी। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कई लोगों में क्या आदत होती है, जैसे आप और हम गए एक साथ हैं, तो आपका दोस्त आपसे पूछेगा कि आप इनसे पूछो खाना खाइए, अरे आप भी तो डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। ये बहुत लोगों में आदत खराब होती है जी। और कई बार हम लोग अपने दफ्तर ऑफिस में महसूस करते हैं, कई
कि आपके बगल में कोई भी चीज खा रहा है तो अपने आपके बगल से उस पार शेयर करेगा, लेकिन आपके साथ शेयर नहीं करेगा कई बार जी। और आप कोई भी चीज किसी से भी कुछ पूछना चाहिए, आपको हर मदद नहीं करेगा, आपको 2 ही 4 लोग मिलेंगे जो आपको मदद करेंगे। मेरे लाइफ में एक शिल्पी हुआ करती थी जो ऑफिसर थी जी। और एक अजय जी हुआ करते थे। इन लोगों ने मुझे शुरू में बहुत मदद किया कर सिस्टम को सीखने में, कैसे सीखा जाता है, कैसे काम किया जाता है। और बाद में तो अभी बहुत लोगों ने मदद किया, मैडम सुनीता हुई, अंकिता हुई, ये सब ने हमको बहुत हेल्प किया और अभी भी लोग बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन एक समाज में बहुत बड़ा प्रॉब्लम कि आपको एक अलग नागरिक के तौर पे देखा जाता है हर जगह पे। सब लोग एक साथ बैठ के खाएंगे, आपको अलग बैठा दिया जाएगा। ये कहाँ का तरीका? हम भी आदमी हैं। इस सब के लिए लोगों को, समाज को बदलना पड़ेगा अपने आप को। जी, तो मतलब हम सभी को एक समानता की दृष्टि में देखें। हाँ हाँ, एक देखिए, हमको तो लगता है सबसे जो प्रॉब्लम देखा जाता है कि जो दृष्टि बाधित लोग हैं उन्हीं के साथ हर डिसेबल्ड को लोग एडजस्ट कर लेता है जी। लेकिन दृष्टि बाधित को लगता है बहुत अलग तरीके से लोग रिएक्ट करता है हमेशा ही। जी, सही बात है। जैसे क्यों सोचता है। सो आप कभी ऐसे फंक्शंस में, ऑफिस में भी बहुत सारे पार्टीज वगैरह होते होंगे आप लोगों की बैंक में, जब कुछ ऐसे आपके बैंक कुछ एनिवर्सरीज होते हैं या फिर कुछ ऐसे टारगेट्स मीटअप करते हैं तो स्टाफ के बीच में भी कुछ पार्टीज वगैरह होते हैं, तो फिर आपको इनविटेशन मिलता है उसमें? नहीं, इनविटेशन तो मिलता है मैम, लेकिन वही बात है, कई बार आप वहाँ जाइए, आप एक तरह से अलग थलग लगेगा कि आप अलग थलग पड़ गए हैं वहाँ पे। ओके। जैसे कोई किसी को, अब जैसे कोई भी हमारे यहाँ से फेयरवेल हो रहा है जी, हम भी एक तरह से सीनियर, लेकिन सब खड़ा होकर देगा, लेकिन आपको नहीं बोला जाएगा कि आप आपसे जूनियर को बोल दिया जाए खड़ा हो, आइए अभी आइए, लेकिन आपको नहीं बोला जाएगा कई बार। जी। आंखें दिखती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को भावनाएं नहीं है और बोल नहीं सकते। जी, ये भूल जाते हैं। यस। तो तब उस समय उनकी मन की आंखें बंद हो चुकी है आपकी भावनाओं को देखने के लिए। जी मैम। जी, तो फिर उस समय आप कैसे अपने आप को संभालते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हो सिचुएशन? देखिए, मैं कुछ नहीं सोचता। मैं एक 2 लोगों ने बोला, देखिए जो जैसा सोच रहा है, एक हमारे फ्रेंड थे जो पहले यूपीएससी की तैयारी करते थे, वही बोला, तुम्हारे या हमारे हिसाब से दुनिया नहीं चल सकती है, दुनिया अपने हिसाब से ही चलती है। बस ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा मौका आता है तो हम बातों में उनको इस बात को बोल जरूर देते हैं। ये अच्छा है। तो उस समय उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है? लंच वंच हो गया तो आपस में सब एक दूसरे को चले, चलो चलो सा नीचे घूम के आते, लेकिन आपको नहीं बोलेगा कोई नीचे, आप बोल भी दीजिएगा चलो हम भी चलते हैं, तो कई बार आपको टालने की कोशिश करेंगे। जी, तो फिर ऐसे जब डिस्क्रिमिनेशन होता है, लोग आपको साथ में नहीं लेते हैं, तो उस समय आप कैसे अपनी भावनाओं को संभालते हैं? भावना कुछ है, हमको अपने आप को ऐसा क्षेत्र में मजबूत करना कि कभी न कभी वो हमारे पास किसी न किसी वर्क के लिए वो हमारे पास आए। हमको अपने पास कुछ न कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट अपने आप को बनाना है अपने अंदर, जो हमारे पास आए, फिर उस समय आप उसको रियलाइज करा सकते हैं। जी, इसलिए अपने आप को हमेशा ये स्ट्रॉन्ग रखना है और अपने आप को कुछ ना कुछ गेन करना है, दूसरे से अधिक गेन करना है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है, तो उससे सोचिए कि उसके कमजोरी से हम ऊपर कैसे उठे, जो आप वो हमारे पास है। जी, आपकी जी बोलिए सर। विजुअली इम्पेयर्ड हैं अश्वनी अग्रवाल जी, पंजाब नेशनल बैंक में जी अभी एजीएम हुए हैं जी। वो हमेशा यही बोलते हैं कि आप समस्याएं मत देखो, समाधान खोजने की कोशिश कीजिए। वो एक बार बताया कि मैं स्केल 4 होके मेरा फेलो ट्रेनिंग सेंटर में थे जी, किसी ब्रांच में पोस्टिंग कर दिया, बताइए, जबकि उन्होंने कई लोगों को ट्रेनिंग दिया होगा, उनके साथ लोगों ने क्या किया, उनको बाहर बैठा दिया एक तरह से, मैं आई हेल्प यू पासबुक पे जी। उन्होंने वहां पे भी कुछ नहीं बोला, बस उन्होंने देखा कि जब केबिन खाली हुआ, खुद अपना उठवाया कुर्सी टेबल और अपना
जाके बैठ गए तो कौन बाहर कर सकता है फिर जी। इसलिए किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं है जी। हमको अपने आप को ये करना है कि उसको बदल देना है जी। तो इस तरीके से जो साथी नहीं बनाते हैं और अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए साथी तो आप किसके बारे में है कि डिसेबल लोग नॉर्मल से साथी नहीं बनाएंगे, नॉर्मल लोग डिसेबल को साथी नहीं बनाते। नॉर्मल लोग डिसेबल को साथी नहीं बनाते हैं। देखिए ये तो उनको अपने आप में चेंज लाना पड़ेगा, या उनके सामने आपको कुछ ना कुछ प्रूफ कीजिए तो अपने आप आपके पास आएंगे। आपके अंदर हमारे नहीं, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ, जो दृष्टिवान साथी, दृष्टिबाधित साथियों को अपना साथ जाने आने में या फिर पार्टियों में शामिल करने में संकोच करते हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हम उनको यही कहेंगे कि हम भी समाज का ही एक हिस्सा है और आप भी एक समाज का ही हिस्सा है। आपके साथ भी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती ही है सबके साथ। आप साथ दीजिए, आप एक कदम बढ़ाइए। आपका तो आपको ये है कि ये नहीं कर रहा कि कोई आप हमको लेके जाइए, आपसे बस थोड़ा करा कि आप हमारा सहयोग कीजिए। आपसे कोई सहानुभूति नहीं मांगते हैं हम, बस सहयोग चाहते हैं। आप क्या साथी की तो बात छोड़िए, मैं परिवार में कई बार कोई अपने डिसेबल भाई बहन को कई बार लेके नहीं जाना चाहता है। जी, क्यों होता है ऐसा? हम ये तो उनकी मानसिकता जाने। अब हमारे स्कूल में एक बच्चा हुआ करता था जी। उसके मदर कहीं भी जाती थी अपने बच्चे को लेके नहीं जाती थी। अच्छा। उनको लगता था हमारा इंसल्ट फील होगा, गिल्टी फील होगा। चाहे शादी विवाह हो घर में, वहां पे भी उसको नहीं बुलाते थे। जी। अब वही जब उसकी जॉब लग गई तो सब लोग कि चलो शादी मत करो, हमारे साथ रह लो, खाना पीना तो हम बना के दे ही देंगे। ये बहुत तरह की बातें। मतलब जब आप अपने आप को काबिल बनाते हैं, पैसे कमाते हैं, तो फिर सभी को आपके ऊपर नजर आती है। हमको तो यही लगा मैम, पैसे का बहुत महत्व है इस समाज में। आप पैसा कमा रहे हैं तो आपके आगे पीछे दो चार बहुत मिलेंगे। जी। लेकिन आपके जीवन में कई लोग ऐसे भी होंगे जो पैसों को ना देख करके आपसे, जो आप जैसा है, आपसे स्नेह रखते हैं और आपसे गर्व महसूस करते हैं। है मैम, ऐसे भी लोग हैं जो हमारे कलीग में भी बहुत साथी हैं जी, जो हमारे साथ रहते भी हैं। बहुत अच्छा बात विचार, कभी भी उनको बोल दो कि यहाँ आना है जी, तो एकदम आ जाएंगे। किसी भी काम के लिए बोलिए। हमारे स्कूल में जब हम बीएड करते थे, बीएड भी मैं किया हुआ हूँ जी। जब बीएड कर रहे थे तो क्या हुआ, कुछ लोग हमारे यहाँ असेंबली हॉल हुआ करता था जिसमें नीचे बैठते थे, कुछ लोग ऊपर बैठते थे। तो एक हमारे साथी ने, टीचर ने इशारा किया इनको ऊपर बैठने दो। तो वो सीधा लग रहा क्यों हम जब ये ऊपर जब ये नीचे ने क्यों नहीं बैठ सकते हैं। क्योंकि फिर उसके बाद हम इसलिए बोले कि हम तुम लोग को भी हम अपने बराबर समझते हैं जी। ऐसा तो है कि नीचे बैठे के बाद तुम ही लोग का पैर दर्द कर, हम लोग का भी तो करता है। जी। बाद में बोलते हम तुम लोग को बराबर समझते हैं अपना। मतलब आपको नीचे जमीन पे बिठाते और उनको बेंच में एक्चुअली जगह नहीं बनती थी तो आधे लोग नीचे आधे लोग ऊपर, तो जिन लोग को ऊपर बैठना होता था वो लेट आते थे जी कि ऊपर जगह मिले। क्योंकि एक्चुअली हम लोग बीएड में ज्वाइन किए थे तो 3 दिन का ओरिएंटेशन कार्यक्रम था जी। जो वहाँ की प्रिंसिपल थी वो स्वामी विवेकानंद की ये थी। उनका यही टारगेट था कि नीचे ही बैठा के सबसे ये कराया जाए, अभ्यास कराया जाए। जी। ओके। और अच्छा मैम, समाज में तो हर तरह के लोग हैं जी। कुछ अच्छे बुरे अनुभव। जब मैं दिल्ली से बिहार आया तो मैं बहुत डरा रहता था कि मैं 15-16 साल दिल्ली में रहा, बिहार का लोगों का सुनता था कॉर्पोरेशन नहीं है, असहयोग बहुत ज्यादा है। लेकिन मुझे ऐसा बिहार में वैसा फील हुआ नहीं। अपने कार्य स्थल पे भी बहुत अच्छा सहयोग मिला है। अब 1-2-4 लोग तो हर जगह खराब और अच्छे बुरे तो होते ही, इसलिए मैं मोस्टली लोगों से कोई शिकायत नहीं है मुझे। बस ये है कि आप हमको अपने समान समझिए बस। जी। तो आप अपने जीवन में किसको इंस्पिरेशन मानते हैं, किसको आदर्श रख करके चलते हैं?
ये तो आप बहुत बड़ा कठिन सवाल पूछ दिए। जी। आदर्श देखिए, मैं किसी ऐसे बड़े आदमी को नहीं मानता हूँ। जी। अपने साथियों में से ही एक हमारे साथी हुआ करते थे, जी। दिनेश सिंह थे, जो अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। देखिए, वो बहुत संघर्ष किए, ग्रेजुएशन में भी एक साल ऐसा वो फेल कर गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना और गरीबी के बावजूद भी उन्होंने पढ़ाई की, एमफिल पीएचडी किया, जीआरएफ किया और आज ये प्रोफेसर हैं। जी। तो मैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। जब भी हमें कोई प्रॉब्लम होती थी तो उनके पास जाते थे, तो ऐसा बातों से अपना समझाते थे कि हमको बहुत कुछ उनसे सीखने को मिलता था। जी। और आगे उनसे बढ़े। और वैसे तो मैं सैद्धांतिक रूप में एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आदर्श मानता हूँ। जी। कि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, जो उनके अंदर एक तरह से क्या बोलते सकते हैं उसको, एक नॉर्मल किस्म के आदमी थे। राष्ट्रपति भवन में भी रहते हुए भी अपने लोगों का वो विजिट करने आए तो वो पैसा वहन किए हुए हैं, और वहां से गए भी तो कुछ लेके नहीं गए। मैं उनके जैसा नेता और लीडर भी आज तक किसी को नहीं मानता। सही बात है। कुछ ऐसी चीजें उनकी जीवन से आपने प्रेरणा ली, वो आप अभी फॉलो करते हैं? कि हम उनसे यही प्रेरणा लेते हैं कि बस अपना सिंपल रहना, सोच ऊंचा रखना है, अपना टारगेट हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। जी। तो आप अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखने की कोशिश करते हैं मैम। और कितना सफल होते हैं ये तो अपने आप को जब कभी दोनों तराजू पे रख के तोलेंगे तभी पता चल पाएगा। जी जी जी। सर, जो आपको सुन रहे हैं इस रेडियो मधुबन के जरिए, जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं, चाहे वो यंग जनरेशन से या बड़े हैं, उन सभी को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी दृष्टिबाधित या जो भी डिसेबल हो, उन लोग से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, प्रॉब्लम ये है, जैसे हमारे क्षेत्र में का डिसेबल लोग, कई लोग बहुत हायर पोस्ट पे गए, ऊंचे ओहदे पे गए, लेकिन वो अपने समाज को भूल गए। उनको अपने समाज को नहीं भूलना है, उनको यही मान के चलना है कि हम डिसेबल हैं और हमको डिसेबल के क्षेत्र में ही कुछ काम करते रहना है। हर डिसेबल का ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमको 10 से 15 डिसेबल को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ भी कर सके, चाहे पैसे से हेल्प करे। स्टूडेंट में हम स्कूल से पढ़े हुए हैं मैम, बहुत गरीब क्षेत्र से ब्लाइंड दृष्टिबाधित लोग आते हैं, जिनके घर से पैसा तक नहीं आता है बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम उन लोग को अधिक से अधिक हेल्प करें। और जो खास करके नौकरशाह है क्षेत्र में है, कुछ आईएएस भी बने हुए हैं, विजुअली इम्पेयर, चाहे हर डिसेबल क्षेत्र से गवर्नमेंट तक जो हम लोग की डिमांड है, जो वाकई में प्रॉब्लम है, इस चीज को उठाए। अब जैसा हम लोग को किसी चीज में छूट नहीं चाहिए। अब जैसे रेलवे टिकट में आप छूट दे दिए, वो छूट, अरे हमको जॉब मिल गई तो हमको छूट से कोई जरूरी नहीं है। हवाई टिकट में छूट मिलती, वो नहीं चाहिए। आप हमको दीजिए, जैसे जो डिसेबिलिटी के लिए कोई भी स्क्रीन रीडर आ रहा है, कोई भी डिवाइसेज आ रहा है, उसको आप हम लोग को छूट दिलवा सकते हैं, दिलवाइए। बहुत महंगा सॉफ्टवेयर आता है, बहुत से सिंथेसाइजर मार्केट में है, टेक्निक ला दिया, लेकिन इतना महंगा है कि हर डिसेबल उसको अपने तो पहुंच में नहीं ला सकता, नौकरी के बाद भी नहीं ला सकता है, क्योंकि नौकरी के बाद भी कई चीज बन जाती है। इस चीज को हम गवर्नमेंट से, जो हमारे हायर अथॉरिटी तक जो भी दिव्यांग साथी पहुंचे हुए हैं, इन लोग को उठाना चाहिए। जी। तो जैसे आज का थीम है इस कार्यक्रम का, मन की आंखों से, तो इस विषय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, दृष्टिबाधित होना न होना तो हम लोग के हाथ में नहीं है, लेकिन आप अपने मन की आंखों से देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं किसी भी चीज को। कई लोग जैसे बोल देते हैं, अरे जैसे आप थॉट्स रखिएगा, जैसे आप राजनीतिक लोग से आप जैसे आप थॉट्स रखते हैं। एक मेरा फ्रेंड है, दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर है, उन्होंने वो बीजेपी के एक तरह से बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, उन्हें कांग्रेस तो बोलते हैं, अरे ये दिमाग से भी अंधे हैं। इस बात को नहीं सोचना चाहिए। थॉट्स दृष्टिबाधित की भी हो सकती है, और हम मन की आंखों से और अपने विचार से तो हर चीज को समझ ही सकते हैं।
और समझ ही रहे हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और जी आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा है मैम। अगर ये तो रेडियो मधुबन ऐप के थ्रू आता है, अगर इस चीज को आप लोग किसी तरह प्रिंटेड मीडिया या दूरदर्शन ये सब के थ्रू फैलाने का कोशिश करें, कोई नाटक के रूप में चाहे किसी भी रूप में, तो ये लोगों में अवेयरनेस आएगा गांव गांव में जाकर। थैंक यू सो मच कैलाश जी, आपका बात सही है, लेकिन ये रेडियो मधुबन एक सामुदायिक रेडियो है। तो सामुदायिक रेडियो का कर्तव्य ये होता है कि जहाँ पर रेडियो का लाइसेंस दिया गया है सरकार के द्वारा, वहाँ की समुदाय के अंदर चेतना लेके आए, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बने और उनके विकास में काम करें, ये हमारा दायित्व होता है। तो फिर रेडियो मधुबन भी उसी लक्ष्य से यहाँ पे आसपास में रहने वाले जो भी दृष्टिबाधित साथी है, उन सभी के अंदर एक प्रेरणा लेके आने के लिए और उन सभी को एक सहयोग दे, और वो उनकी जैसे जो भी दृष्टिबाधित साथी है वो देश विदेश में कैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या प्रोफेशंस में वो लोग काम कर रहे हैं, किन चैलेंजेस को वो फेस कर रहे हैं और वो कैसे फेस कर रहे हैं, इन बातों को उन तक लेके जाएं, ताकि जब गांव में रहते हैं और कोई चीज उनको देखना सुनना समझने को मिलता नहीं है, तो ये आप सभी की अनुभवों के माध्यम से उनको कुछ सीखने को मिले, इसी प्रयास के साथ इस कार्यक्रम का रचना की गई है। और रिकॉर्डिंग क्लब के सहयोग से हम लोग इस कार्यक्रम को पिछले 3 साल से चला रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में आप कुछ कहना चाहेंगे? बस मैम, आपने हमको मौका दिया अपने विचार रखने का, जी हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा है कैलाश जी, आपसे बात करके बहुत सारी बातें जानने को मिली है और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम। आपने रेडियो मधुबन को मैं बहुत धन्यवाद कहूँ। रेडियो मधुबन ऐसा ही कार्यक्रम चलाता रहे, जिससे कुछ क्षेत्रों में तो जरूरी अवेयरनेस आएगी जी। भले ही आपका ऐप के थ्रू चलता है रेडियो मधुबन, कुछ लोग तो जरूरी है आपको फॉलो अप करते हैं। हाँ जी। जिस दिन से रश्मि ने बताया हम आपका कार्यक्रम सुने जी, सुबह सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो कैलाश जी, हम अभी आपसे विदाई लेते हैं और अपने कीमती समय निकाल करके अपने विचारों को, अपने अनुभवों को हमारे श्रोताओं के साथ रखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, हम लेते हैं विदाई और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए साथी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।